नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स टाइप 2 2026 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट थर्ड बात करने वाले। इससे पहले दोस्तों दो आपके ऑलरेडी मॉक टेस्ट हो चुकी है और ये टॉपिक वाइज टेस्ट है। आज दोस्तों जो टॉपिक कवर किए जाएंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट बिहेवियर और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, यानी कि तीन टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उनका दोस्तों टेस्ट है, आप अपने आप को जा सकते हैं। जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। तो बिना किसी देरी के अपन ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे। दोस्तों ये जो थ्री टॉपिक है, इंट्रोडक्शन और कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये जो थ्री टॉपिक है ऑलरेडी दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं और ये पार्ट 2 में हो चुके हैं। कौन से हो चुके हैं दोस्तों? ये पार्ट 2 में आप प्ले लिस्ट में जाकर लिस्ट देखेंगे तो वह वहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों पूरा जो मॉक टेस्ट है सिलेबस अकॉर्डिंग वो भी कंप्लीट हो गया। आज दोस्तों अपन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं इसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से रिलेटेड, और जो थर्ड है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इससे रिलेटेड दोस्तों आज अपन इस टॉपिक में क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो ये जो तीन टॉपिक है दोस्तों आपके टोटल 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में से आज दोस्तों तीन पहले करवा चुके, तीन ये, तो आज आपके 6 टॉपिक हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला के दोस्तों 5 क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। 5 क्लास में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में फिर फुल मॉक टेस्ट चलेंगे, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आज का स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लॉविंग इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 7%, अराइज इन प्राइस लीड टू फॉल इन डिमांड, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू स्कैरसिटी। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है, अपने आप को जांच करना है आपको। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF इज नॉन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी। 4 ऑप्शन, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? बी। दोस्तों आपको भी करना है, वीडियो को पोज पोज कर करके एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। इससे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो दोस्तों। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ये देखते हैं आप स्क्रीन पर आपके सामने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड एग्जाम्पल कॉफ़ी इंक्रीजेज द डिमांड फॉर टीज, यानी कि सब्स्टिट्यूट जो गुड्स हैं उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है महंगी होने पर, द डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो चाय की जो डिमांड है वो शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द राइट, मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व, या रिमेन कांस्टेंट। तो आंसर बताना आपको। कॉफ़ी और जो चाय है प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। कॉफ़ी महंगे होने पर चाय की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों शिफ्ट टू राइट यानी बी ऑप्शन होने वाला है। कॉफ़ी महंगे होने पर चाय की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 4 नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो टोटल यूटिलिटी इज। पूछा जा रहा है कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो जो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मिनिमम, जीरो, मैक्सिमम या फॉलिंग। तो आप भी जानते हो जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? अपने अधिकतम बिंदु पर होता है। क्या होता है? अधिकतम बिंदु पर होता है, मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एन indifference curve is convex to the origin due to increasing marginal rate of substitution MRS, constant MRS, diminishing marginal rate of substitution। और डी ऑप्शन यहाँ पे है इंक्रीजिंग रिटर्न टू सेल।
तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइसेज बाई 10% एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाई 20%, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है चेंज क्वांटिटी अपॉन चेंज प्राइस, यानी कि परसेंटेज में चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें बता रखा है चेंज क्वांटिटी कितना है 20, चेंज प्राइस बता रखा है 10। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है वो 2 आंसर बनने वाला है, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 7 नंबर की बात करें यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC, कुल स्थिर लागत। कर्व इज वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, यू शेपेड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो ये आपको बताना है। तो 7 नंबर का जो आंसर बनने वाला है यहाँ पे बी। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, बोथ ए एंड बी, वेरी लॉन्ग रन। तो यहाँ पे बताना आपको कि ये नियम तब लागू होता है जब कम से कम एक कार्य क्या हो इस तरह हो, और वो भी शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज रीचड व्हेन MRMC एंड MC इज फॉलिंग, MRMC एंड MC इज राइजिंग, AR इक्वल SC, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। MR इक्वल MC, ये संतुलन के लिए MC MR को नीचे से काटते हुए होना चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो बी है, MR इक्वल MC एंड MC इज राइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें यहाँ पे 10 नंबर की। ए शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व इज कॉज्ड बाई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन बनने वाला है, चेंज इन द प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर, कि किसका स्वयं की कीमत के अलावा अन्य कारकों जैसे इनपुट लागत के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मानक आर्थिक कथन है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, भारत में बेरोजगारी दर 7% है, कीमत में वृद्धि से मांग में गिरावट आती है, सरकार को सभी को बुनियादी स्वास्थ्य प्रदान करनी चाहिए, कमी के कारण केंद्रीय समस्या क्या होती है उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट है, सरकार को सभी बुनियादी सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF इज नॉन, उत्पादन संभावना सीमा PPF के ढलान को किस रूप में जाना जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, रूपांतरण की सीमांत दर, या औसत अवसर लागत, या सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पे अपन इनको बोलेंगे रूपांतरण की सीमांत दर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। उपयोगिता विश्लेषण में तृप्ति बिंदु तब होता है जब MU धनात्मक हो, MU शून्य हो, MU ऋणात्मक हो, MU TU गिर रहा हो। तो 4 ऑप्शन आपके पास। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनने वाला है वो बी ऑप्शन है, MU शून्य हो। फोर्टी नंबर क्वेश्चन आपके पास। बजट रेखा के ढलान को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, PX/PY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। मांग की कीमत लोच पूर्णतः बेरोजगार होती है जब ED इक्वल 1। तो आंसर बताइए आप। तो 15 का आंसर बनने वाला है ED इक्वल 0, बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर
क्वेश्चन है, औसत लागत एसी और सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसी अपने न्यूनतम बिंदु पर हो, एमसी अपने न्यूनतम बिंदु पर हो, एसी बढ़ रहा हो, उत्पादन शून्य हो। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है 16 में ए बनने वाला है, एसी अपने न्यूनतम बिंदु पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन 17 नंबर। है, पैमाने के प्रतिफल रिटर्न टू स्केल का संबंध किससे है? शॉर्ट टर्म अल्पकाल से, लॉन्ग टर्म दीर्घकाल से, या मार्केट पीरियड बाजार काल से, या स्तर अनुपात से बताना है आपको। तो यहाँ पे बनने वाला दोस्तों लॉन्ग टर्म, बी ऑप्शन करेक्ट है, दीर्घकाल। फिर यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए आप सभी कि कुल उत्पाद गिरना शुरू हो जाता है तब सीमांत उत्पाद शून्य हो, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाए, या औसत उत्पाद या गिरता है, या एमपी स्थिर रहता है। तो यहाँ पे जो 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर बनने वाला है सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाए। जब टीपी गिरना शुरू हो जाता है तब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है तो आपूर्ति की लॉस होगी। तो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है ES = 1 इक्वल टू यूनिटी, इकाई के बराबर, इकाई से कम, इकाई से अधिक, या शून्य। तो 19 में जो आंसर बनने वाला है इकाई के बराबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, आज का MCQ लास्ट है कि राजस्व के संदर्भ में यदि मांग लोजदार ED > 1 तो कीमत कम करने पर कुल राजस्व TR तो फर्स्ट है घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों ये टोटल अपन MCQ देखे। अब अपन क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव देखेंगे। दोस्तों एक सबसे बड़ी है कि जो EMRS और KVS NVS का दोस्तों सिलेबस इक्वल है। तो जो दोनों जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप दोनों देख सकते हो, ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुके हैं। आज अपन देखेंगे सबसे पहले ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन लिखे जाते हैं 4 मार्क्स रिलेटेड स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग, ये भी आपको बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए और वीडियो स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं 4 मार्क्स रिलेटेड। यहाँ टोटल इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। जो पहला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द इकोनॉमिक, व्हाई डज इट अराइज, क्या अर्थव्यवस्था में चुनाव की समस्या की व्याख्या करें, ये क्यों उत्पन्न होती है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये देखना है आपको। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपयुक्त आर्ट्स नियम बताइए, इसकी 2 बुनियादी मान्यताएं क्या है। फिर आपका जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बनता है वो है आरए के साथ मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र में किसका आपके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तटस्थ वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन की शर्तों क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इन डिफरेंसेस कर्व एनालिसिस। डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर इंटेड PPF। अवसर लागत को परिभाषित करें, उत्पादन संभावना सीमा के संदर्भ में इसके महत्व की क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, घबराना नहीं है दोस्तों, टाइम कम है। इसी टाइम को आपको मैनेज करते हुए दोस्तों परिवर्तनीय अनुपात के नियम के 3 चरणों की चर्चा कीजिए। एक तर्कसंगत उत्पाद किस चरण में कार्य करता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिशत पद्धति का उपयोग करके आपूर्ति की कीमत लॉन्च को कैसे मापा जाता है, एक संख्यात्मक उदाहरण प्रदान करें। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, स्थिर लागत और परिवर्तनीय लागत के बीच अंतर स्पष्ट करना है। क्या कुल लागत कभी शून्य हो सकती है, इस पर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और आज का जो डिस्क्रिप्टिव का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक उत्पादक केवल तभी संतुलन में होता है जब MR = MC, क्या यह शर्त पर्याप्त है, अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करें। तो दोस्तों आज अपन ने 20 तो अपन MCQ देखे
और 10 अपन ने क्या देख लिया यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लिए। ये जो अभी जो 3 पॉइंट लिए उनके। अब देखते हैं कि 4 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार लिखा जाता है। ये भी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे आज स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये परिवर्तनीय अनुपात के नियम की चर्चा करें और चित्र की सहायता से इसके 3 चरणों की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। डिस्कस द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एक्सप्लेन इट्स 3 स्टेजेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। 4 मार्क्स रिलेटेड इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में आपको आंसर देना है, इसकी डेफिनेशन देना है। क्या देना है दोस्तों, डेफिनेशन देना है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज ए वी कंबाइन more unit of a variable factor like labor है with a fixed factor like land है, the total product TP। इस प्रकार दोस्तों आपको क्या देनी है, ये एक डेफिनेशन देनी है दोस्तों। जब आप डेफिनेशन दे देते हो, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। उसके बाद में आपको जैसे यहाँ हिंदी में भी देख सकते हो आप, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में परिवर्तनीय अनुपात का नियम बताता है कि जैसे जैसे हम एक स्थिर कारक जैसे भूमि के साथ परिवर्तन कारक जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को मिलाते हैं तो कुल उत्पाद शुरू में बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से और अंततः गिरना शुरू हो जाता है। ये नियम अल्पकाल में क्या होता है, लागू होता है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन करना है। ये भी 1 मार्क्स रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्लियर क्या करना है, जो आपको टीपी और एमपी का क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, डेफिनेशन देना है। फर्स्ट स्टेप में आपकी डेफिनेशन दी आपने और इसका 1 मार्क्स हो गया। सेकंड जो स्टेप आपने क्या दी, यहाँ पे डायग्राम बनाओगे। सेकंड स्टेप में आप क्या बनाओगे, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। अब दोस्तों जो थर्ड स्टेप है आपकी, वो थर्ड स्टेप ये है कि आपके जो 3 चरण हैं वो 3 चरणों को आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तृतीय स्टेप थर्ड है, तृतीय चरण ऋणात्मक प्रतिफल टीपी गिरना शुरू होता है। 1 मिनट रुको आप, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में यहाँ अपन एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो आपके 1.5 मार्क्स का है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ द 3 स्टेजेस, तो यहाँ पे आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे 3 आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। पहले एक्सप्लेनेशन है, प्रथम चरण बढ़ते प्रतिबल टीआर बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी बढ़ता है और अपने अधिकतम स्तर पर पहुँच जाता है। इंक्रीजिंग रिटर्न एंड टीपी इंक्रीजिंग एट द इंक्रीजिंग रेट, एमपी राइजेज एंड रीचेज इट मैक्सिमम। स्टेज जो सेकंड है, सेकंड आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, टीपी इंक्रीजेज एट ए डिमाइनाइजिंग रेट, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग बट रिमेन पॉजिटिव दिस स्टेज एंड वेयर एमपी इक्वल 0 एंड टीपी इज मैक्सिमम। यानी कि आपको लिखना है टीपी घटती दर से बढ़ता है, एमपी गिरना शुरू होता है लेकिन धनात्मक रहता है। ये चरण वहाँ समाप्त होता है जहाँ एमपी 0 और टीपी अधिकतम होता है। दोस्तों पहले आपको डायग्राम बनाना है और नीचे क्या करना है, उसकी एक्सप्लेन करना है। आपको 3 पॉइंट कम से कम एक्सप्लेन में लिखने हैं आपको। और ये लास्ट पॉइंट आप लिखोगे इस प्रकार, जब टीपी गिरना शुरू होता है तो एमपी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और जो लास्ट स्टेप है क्वेश्चन की राइट करने की, वो कॉन्क्लूजन है। यानी कि आप लास्ट में कॉन्क्लूजन लिखोगे, उसके 0.5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो कॉन्क्लूजन लिख के फिर आपको क्वेश्चन की क्या करनी है, एंडिंग करनी है। एक तर्कसंगत उत्पादक हमेशा द्वितीय चरण में कार्य करता है क्योंकि प्रथम चरण में स्थिर कारकों का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता और तृतीय चरण में अधिक श्रम जोड़ने से कुल उत्पादन वास्तव में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर देना है। सबसे पहले आपने दोस्तों फर्स्ट स्टेप में डेफिनेशन दी, उसके आपको एक मार्क्स मिल रहा है। फिर आपने क्या किया, वहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाया, उसका आपको 1 मार्क्स मिल रहा होगा। फिर आपने एक्सप्लेन किया, 1.5 एक्सप्लेन के मिल गए और लास्ट में कंक्लूजन के 0.5 मिल गए। इस प्रकार दोस्तों 4 स्टेप मार्किंग में आपको कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पे 4 मार्क्स आप अचीव कर लिए। दोस्तों आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है, टाइम टू टाइम ये क्लास आती रहेगी, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर। अब ये तीसरा पार्ट आ चुका है दोस्तों, आपको ये पार्ट पूरा देखना है और तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। दोस्तों आपको शेयर करने में 1 मिनट नहीं लगती, ये आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे तो मैं भी दोस्तों अपने आप में मोटिवेट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेस्ट लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो एक आपका एक इतना सा रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी नए चैनल पर उनको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेट मिले, ताकि मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। दोस्तों जब आप शेयर ही नहीं कर पाओगे, ज़्यादा लोग देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए आपसे प्लीज़ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा जो भी नए हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करना है। और आप अपनी तैयारी करते रहे तथा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा। और अपनी तैयारी करते रहे दोस्तों। आपको क्या करना है, आपके पास बहुत ही
कम दिन बचे हैं, उन कम दिनों में दोस्तों आपको 15 मार्च तक एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। और जो 5 दिन आपके बचे हैं उसमें आपको रिवीजन करना है। टॉपिक वाइज डेली आपके टॉपिक देख लो कि आपके टोटल 15 टॉपिक है, तो डेली आपको कम से कम 3 से 4 टॉपिक क्या करने हैं, कंप्लीट ही करने हैं। तो इस प्रकार आप करोगे तो इजीली आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपको सिलेक्शन लेकर ही रहना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक अगले वीडियो में। अगले आपके जो 3 टॉपिक है वो लेके आऊँगा मैं, पार्ट 4। थैंक यू।